नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प, बल्कि मैं कहूँगा एक काफ़ी उलझे हुए विषय पर बात करने वाले हैं, बंगाल का ऐतिहासिक पतन। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो कभी वैश्विक महाशक्ति हुआ करता था, पूरी दुनिया के उद्योगों का केंद्र था, लेकिन आज आज उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है। उपलब्ध स्रोत सामग्री के आधार पर हम इस पूरे बदलाव को, इस पूरे सफ़र को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बंगाल का सुनहरा अतीत, फिर वामपंथी शासन और पतन का दौर, उसके बाद ममता बनर्जी का उदय, फिर सत्ता और हिंसा का समीकरण, और अंत में हम देखेंगे कि आज का बंगाल आखिर कहाँ खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटते हैं और बात करते हैं बंगाल के उस सुनहरे अतीत की जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थीं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन की रिसर्च एक बेहद हैरान करने वाली सच्चाई सामने रखती है। 17वीं सदी में पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का पूरे 12% हिस्सा, जी हाँ 12%, अकेले बंगाल से आता था। बाकी की पूरी दुनिया मिलकर 88% बना रही थी। एशिया से जितना भी कच्चा रेशम निर्यात होता था उसका 80% सिर्फ यहीं से जाता था। फ्रांस से आने वाले यात्रियों ने तो अपने संस्मरणों में यहाँ तक लिखा है कि उस वक्त बंगाल की समृद्धि मिस्र से भी कहीं ज्यादा थी। ये सच में अकल्पनीय है। और देखिए, बात सिर्फ पैसे या व्यापार की नहीं थी। शिक्षा, विज्ञान और समाज सुधार, हर क्षेत्र में ये राज्य सबसे आगे था। 1817 में बना हिंदू कॉलेज पूरे एशिया का पहला मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। विज्ञान की बात करें तो जे.सी. बोस ने 1895 में ही रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर दी थीं। इसी धरती से 1829 में राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा जैसी कुप्रथा को खत्म किया, और सत्येंद्र नाथ बोस जैसे महान वैज्ञानिक उभरे जिन्होंने खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम किया। ये औद्योगिक और बौद्धिक दबदबा कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये 20वीं सदी तक मजबूती से कायम रहा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब बंगाल भारत का सबसे ज्यादा औद्योगिक रूप से विकसित राज्य था। पूरे देश का 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट सिर्फ यहीं से आता था। पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था इसे। टाटा, बाटा, आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग बेस यहीं मौजूद था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हमारा दूसरा पड़ाव, वामपंथी शासन और पतन। 1960 के दशक के आखिर में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने राज्य की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस गिरावट के कालक्रम को समझना बहुत जरूरी है। 1967 के भयानक खाद्य संकट ने इस अस्थिरता की नींव रखी। 1968 आते आते राज्य में हिंसा भड़कने लगी। मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के शो पर हुआ हिंसक हमला उसी दौर की एक घटना थी। हालात इतने खराब हो गए कि उद्योगपति आदित्य बिड़ला को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। और इसी उथल-पुथल, इसी अस्थिरता के बीच 1977 में सीपीआईएम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इस नए राजनीतिक दौर ने एक बिल्कुल नई विचारधारा को जन्म दिया। उस समय का एक बहुत ही मशहूर नारा था, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, यानी क्या कंप्यूटर खाएगा या लोग खाएंगे। ये नारा उस दौर की उद्योग विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से दर्शाता है। हर बात पर हड़ताल होने लगी। नतीजा क्या हुआ? आईटी हब बनने का जो शुरुआती और सुनहरा मौका था वो हाथ से निकल गया। बड़े बड़े बिजनेस राज्य छोड़ने लगे, और सबसे दुखद बात, वहां की बेहतरीन प्रतिभाओं का एक बहुत बड़ा पलायन शुरू हो गया। लेकिन आर्थिक नुकसान से भी गहरी चोट समाज को लगी। स्रोतों के मुताबिक 1977 से 2011 के बीच इन 34 सालों के दौरान राज्य में 28,000 से अधिक राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गई। ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। एक ऐसा सख्त कैडर सिस्टम तैयार हो गया था जहां असहमति की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। शिक्षा का इतना ज्यादा राजनीतिकरण हुआ कि जादवपुर और प्रेसिडेंसी जैसी शानदार यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन प्रोफेसर्स को भी अपना राज्य छोड़ना पड़ गया। और इसी लंबी राजनीतिक घुटन के बीच शुरुआत होती है हमारे तीसरे हिस्से की, ममता बनर्जी का उदय। 34 साल के वामपंथी शासन से थक चुकी जनता को सोनार बांग्ला के वादे में एक नई उम्मीद नजर आने लगी थी। सत्ता तक पहुंचने का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कड़े संघर्षों से भरा हुआ था। 1990 में हाजरा जंक्शन पर उन पर एक बहुत ही बर्बर हमला हुआ। फिर 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनी, और इसके बाद 2006 में सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक विशाल आंदोलन खड़ा हुआ। नंदीग्राम में 141 लोगों की जान चली गई। इस भारी दबाव और विरोध के चलते अंततः
टाटा को अपनी फैक्ट्री वहां से समेटकर गुजरात ले जानी पड़ी। इस लंबे संघर्ष का नतीजा 2011 के ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया। हमारा चौथा पड़ाव है सत्ता, घोटाले और हिंसा। जीत तो मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि जमीनी स्तर पर बदलाव कितना आया। स्रोत सामग्री का विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प और कड़वी सच्चाई सामने रखता है। सरकारें जरूर बदल गईं, लेकिन नियंत्रण का जो बुनियादी ढांचा था वो लगभग वैसा ही रहा। लेफ्ट के दौर में जो काम कैडर सिस्टम और वैचारिक नियंत्रण से होता था, जानकारों का मानना है कि टीएमसी के दौर में वही काम सिंडिकेट सिस्टम और कटमनी वसूली ने ले लिया। यानी स्थानीय स्तर पर ताकत और नियंत्रण का सिस्टम जस का तस बना रहा, बस लाल झंडे की जगह एक नया झंडा आ गया। इस नई व्यवस्था में भी कई बड़े घोटालों और घटनाओं का दस्तावेजीकरण हुआ है। शारदा पॉन्जी घोटाले को ही ले लीजिए, जिसमें 17 लाख आम लोगों की गाड़ी कमाई डूब गई। फिर एसएससी भर्ती घोटाला, जहां जांच के दौरान 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इसके बाद संदेश खाली की भयानक हिंसा और अभी हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वो त्रासदी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन आरोपों और घटनाओं का पैमाना इतना बड़ा है कि इससे एक बहुत गहरा जन आक्रोश पैदा हुआ है। खासतौर पर आरजी का त्रासदी के दौरान जो कुछ हुआ, उसने प्रशासन के एक अजीब विरोधाभास को उजागर किया। एक तरफ मुख्यमंत्री का शुरुआती बयान आता है कि लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, और फिर दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री, जिनके पास खुद गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है, अपनी ही सरकार के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए सड़क पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आती हैं। इस पूरी घटना और प्रतिक्रिया ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया। तो इन सभी ऐतिहासिक और राजनीतिक उतार चढ़ावों के बाद हमारा आखिरी पड़ाव आज का बंगाल। आज वहां की असलियत क्या है? वर्तमान स्थिति को देखें तो राज्य एक बहुत ही अजीब से दोहराहे पर खड़ा है। एक तरफ 70 से भी ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, कन्याश्री और लक्ष्मीर भंडार जैसी योजनाएं, जो जमीनी स्तर पर गरीबी को मैनेज करने में काफी हद तक सफल भी रही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद चिंताजनक है। औद्योगिक विकास ठप होने के कारण ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में यह राज्य भारत के 28 राज्यों में से घिसकर 27वें स्थान पर आ गया है। जब हम शुरुआत से लेकर अब तक के सफर को एक साथ देखते हैं तो ये विरोधाभास चुभने लगता है। एक वो ऐतिहासिक शिखर था जब ये अकेला क्षेत्र पूरी दुनिया की जीडीपी का 12% पैदा करता था, और आज की कड़वी सच्चाई ये है कि पूरे भारत के लगभग 4 लाख भिखारियों में से 1 लाख सिर्फ इसी राज्य में हैं। घर पे रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, और इसलिए वहां का पढ़ा लिखा और होनहार युवा अपना भविष्य संवारने के लिए आज दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद, इन तमाम आंकड़ों और घटनाओं से गुजरने के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल जहन में रह जाता है। क्या बंगाल अपना वो खोया हुआ ऐतिहासिक गौरव वापस पा सकता है? क्या ये क्षेत्र इस ठहराव और राजनीतिक चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अपनी उस बौद्धिक और औद्योगिक चमक को फिर से हासिल कर पाएगा, जिसका वो हमेशा से असल हकदार रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।